दिल थाम लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हुआ है वो शांति नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। 25 जून 2025 ईरान और इजराइल के बीच एक फ्रेजाइल सीज फायर लागू हो चुका है। ये एक ऐसा सीज फायर है जिसके बाद भी कई घंटों तक दोनों ओर से गोलाबारी जारी रही और अब दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में जीत के दावे चल रहे हैं। सीज फायर अनाउंस किया गया ट्रूथ सोशल पर। हाँ, वही प्लेटफॉर्म जहां रियलिटी अक्सर फिक्शन से कम क्रेडिबल लगती है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें आजकल पीसमेकर बनने का शौक चढ़ा है, उन्होंने लिखा कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। लेकिन ग्राउंड पर हालात अब भी वॉलेटाइल हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल अटैक्स की नहीं है, ये एक नैरेटिव वॉर भी है, जहां हर देश खुद को ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टर बताता है और दूसरे देश को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन सच क्या है? एज ऑलवेज, सच कहीं बीच में है। जब बात ईरान, इजराइल और अमेरिका की है, तो ये समझ लीजिए, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या यूरेनियम एनरिच्ड अंडरग्राउंड बंकर्स, स्केलेटन्स सभी के क्लोजेट्स में हैं। तो कैसे इजराइल और ईरान की ये दशकों पुरानी जंग अब ग्लोबल अलायंसेस, न्यूक्लियर एम्बिग्विटी और स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी का थिएटर बन चुकी है? लेट मी सिंपली एक्सप्लेन। नाइनटीन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो ईरान ने शाह की प्रो वेस्टर्न मोनार्की को हटाकर आयतुल्ला की थियोक्रेसी को सत्ता में बैठाया और उसी दिन से इजराइल को ज़ायनिस्ट एनिमी घोषित कर दिया गया। तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीधी जंग नहीं हुई, लेकिन एक लंबी और लगातार चलती रही कोल्ड वॉर जरूर चली है। साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस और प्रॉक्सी मिलिशियाज के जरिए। 2002 में जब दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेटली यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, तो नेटेंस फैसिलिटी पर इंटरनेशनल चिंता गहराने लगी। इसके जवाब में कोवर्ट ऑपरेशंस तेज हो गए। स्टक्सनेट आया, एक सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को बिना धमाके के तबाह कर दिया। माना जाता है कि यूएस और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन था। 2018 में मोसाद ने तेहरान से न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी ट्रक लोड चोरी कर ली, ये साबित करने की कोशिश में कि ईरान सीक्रेटली बॉम्ब बना रहा था। 2020 से 2023 के बीच इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और की पर्सनल को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजदे की किलिंग और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये पर डायरेक्ट स्ट्राइक, ये सब साबित करते हैं कि शैडो वॉर ऑफ सरफेस पर आ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। ईरान बैक्ड इस ऑपरेशन ने पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया। हिजबुल्ला और हूतीज जैसे ईरान के प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गए। ये दोनों लेबनान और यमन में एक्टिव हुए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में ईरानियन कमांडर्स को टारगेट किया। अप्रैल 2024 में ईरान ने डेकेड्स में पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स तेल अवीव की तरफ भेजे गए। दुनिया एक बार फिर हिल गई। यह ईरान की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन था। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसमें ईरान के सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स जैसे नातंज, इस्फहान और अराक पर एरियल स्ट्राइक्स किए गए। ईरान ने इसका जवाब दिया। ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी। रिटेलिएशन न सिर्फ तेज था, बल्कि पूरे रीजनल थिएटर में फैल चुका था। 20 से 22 जून के बीच हालात और बिगड़ गए। अमेरिका, जो अब तक साइडलाइंस पर था, उसने ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स की। US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz and Esfahan. ईरान ने बदले में कतर स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किया। अब ये सीधी टक्कर बन चुकी थी, ईरान वर्सेस यूएस, और पूरा इलाका एक फुल ब्लोन वॉर के एज पर आ गया। 24 जून 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। स्टेटमेंट था अमेरिकन प्रेसिडेंट का, पर टोन किसी इन्फ्लुएंसर के कैप्शन जैसा था। ईरान ने इनिशियली डिनाई किया, लेकिन तेहरान टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशंस हॉल्ट हो गए।
एक फ्रेजाइल ट्रूस ग्राउंड पर एक्टिव है, लेकिन कहीं कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ। सीज फायर का ये मोमेंट एक डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस का नतीजा था, जहां अमेरिका की मिलिट्री एग्जॉशन, ईरान और इजराइल की हैवी कैजुअल्टीज और बैकडोर नेगोशिएशंस ने मिलकर तीनों पक्षों को युद्ध रोकने पर मजबूर कर दिया। 20 से 22 जून के बीच जब यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नातंज, इस्फहान और फोर्दो पर बंकर बस्टर स्ट्राइक्स किए तो तेहरान को क्लियर सिग्नल मिल गया, एस्केलेशन की अगली सीढ़ी पोटेंशियली न्यूक्लियर हो सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को भी साफ संदेश दिया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं और अब एस्केलेशन इजराइल के लिए भी रिस्की हो सकता है। They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? नेतन्याहू ने दावा किया कि स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2 से 3 साल पीछे चला गया है और इसी मोमेंट पर इजराइल भी पॉज के लिए तैयार हो गया। इस डिप्लोमेटिक कोरियोग्राफी में कई इनविजिबल हैंड्स थे। कतर और ओमान जैसे अरब प्लेयर्स ने ईरान और यूएस इजराइल के बीच बैक चैनल मैसेजेस कैरी किए। यूरोपियन यूनियन और यूएन ने भी अपील की कि न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के खिलाफ हैं। ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट मसूद पेशकियां ने डिस्पाइट इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर और 639 से ज्यादा रिपोर्टेड कैजुअल्टीज कंडीशनल सीज फायर के लिए अग्री कर लिया। अगर इजराइल अटैक्स रोकेगा तो ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक मैसेजिंग ईरान ने संभाल कर की ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने रेजिस्टेंस इंटैक्ट दिखे। एक्सटर्नल पावर्स भी इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे थे। चाइना और रशिया ने यूएस इजराइल एक्शंस को कंडेम किया और यूएन इंटरवेंशन की डिमांड की। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, स्विस कनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रेड डिसरप्ट हुआ और ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक पॉज जरूरी हो गया। सीज फायर फिलहाल होल्ड कर रहा है, लेकिन नो पेपर वर्क, नो पैक्ट। ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे रीजनल प्लेयर्स लॉन्ग टर्म डी एस्केलेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल का स्टेटस है वॉच, वेट एंड रीलोड। ईरान कहता है हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे। इजराइल दावा करता है ईरान थ्रेशोल्ड के बहुत करीब है। लेकिन सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि इजराइल खुद एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। इजराइल की पॉलिसी है न्यूक्लियर एम्बिग्विटी, न कंफर्म करते हैं न डिनाई। एनालिस्ट्स मानते हैं कि इजराइल के पास 80 से 200 वॉरहेड्स तक हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली साइलेंस ही डिफेंस है। यूएस इस एम्बिग्विटी को डेकेड से टॉलरेट करता आया है। क्यों? क्योंकि इस गेम में सिर्फ वेपन्स नहीं, इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी दांव पर है और इजराइल ने इस पूरे नैरेटिव को बड़ी चालाकी से शेप किया है। अमेरिका के लॉ मेकर्स ओपनली इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट अक्सर न्यूट्रलिटी या डिप्लोमेसी से नहीं, भक्ति भाव से भरा होता है। सेनेटर टेड क्रूज ने प्राउडली कहा था, I came into Congress 13 years ago with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. Right. And I've worked every day to do that. और कई पॉलिटिशियंस तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जाए कि अगर कोई यूएस ऑफिशियल इजराइल को आर्म सप्लाई रोकने की कोशिश करे तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है। सोचिए, इजराइल की सिक्योरिटी अब अमेरिकन ऑफिशियल्स की सैलरी से लिंक्ड हो चुकी है। लॉबिंग नहीं, ये अब लेजिस्लेटिव लॉयल्टी बन चुकी है। हर साल एपेक जैसी लॉबिंग ग्रुप्स अरबों डॉलर पंप करते हैं यूएस पॉलिटिक्स में। सेनेटर्स और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स तक ओपनली प्रो इजराइल स्टांस दिखाते हैं क्योंकि फंडिंग उसी साइड से आती है। हार्वर्ड के 2023 के एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि लॉ मेकर्स जब बिना कैमरा के बात करते हैं तब भी इजराइल को यूएस से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। Do you care about more, the American people or Israel? The American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? Who do you care about more, the American people or Israel? American people or Israel, sir?
Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? यूएस फॉरेन पॉलिसी पर इजराइल के डिस्प्रपोर्शनेट असर की बात अब फ्रिंज थियरी नहीं रही। इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने मई 2024 में एक पैनल डिस्कशन में कहा था, वी नो हु कंट्रोल्स यूएस फॉरेन पॉलिसी। It's not the State Department, not the Pentagon. It's AIPAC and pro-Israel influence networks. और जब सवाल उठता है कि ट्रम्प जो ईरान से डील की बात कर रहे थे, सडनली इजराइल के नैरेटिव में क्यों झुक गए, तो जवाब कॉम्प्लेक्स नहीं था। इलेक्शन डोनेशंस, लॉबिंग प्रेशर और वो फियर कि अगर आपने इजराइल को नाराज किया तो नेक्स्ट कैंपेन में आप नहीं रहेंगे। इजराइल की न्यूक्लियर जर्नी एक साइलेंट रेवोल्यूशन थी। दिमोना, जो ऑफिशियली 1958 में एक टेक्सटाइल प्लांट बताया गया था, असल में एक हैवी वाटर रिएक्टर था केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम। फ्रांस की मदद से बना दिमोना 1960s तक ऑपरेशनल हो गया। यूएस इंटेलिजेंस को पता था, लेकिन कैनेडी ने इजराइल पर जब प्रेशर बनाया डिमांडिंग इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस, 1963 में जेएफके ने 2 बार स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर्स भेजे जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर इजराइल ने इंस्पेक्शंस अलाउ नहीं किए तो यूएस एड को रीथिंक करना पड़ेगा। और फिर जेएफके का असैसिनेशन हो गया। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जैसे माइकल कॉलिन पाइपर का दावा है कि मोसाद इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि जेएफके इजराइल के न्यूक्लियर एम्बिशंस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थे। क्या ये थियरी प्रूवन है? नहीं, लेकिन जेएफके की डेथ के बाद लिंडन बी जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सारी डिमांड वापस ले ली। बाय 1967 इजराइल हैड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर केपेबल बॉम्ब रेडी। और फिर 1968 में प्लम्बर्ट अफेयर हुआ, जहां एक जर्मन शिप 200 टन यूरेनियम ले जा रहा था, मिस्टीरियस तरीके से मेडिटेरेनियन में गायब हो गया। इजराइल ने एनपीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आज तक साइन नहीं किया और यूएस ने भी कभी जोर नहीं डाला। 1969 में प्रेसिडेंट निक्सन और इजरायली पीएम गोल्डा मेयर के बीच रिपोर्टेडली एक सीक्रेट पैक्ट हुआ, डोंट आस्क डोंट टेल। इजराइल न्यूक्स रखेगा बट पब्लिकली कुछ नहीं बोलेगा, और तब से आज तक साइलेंस ही इजराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस बन चुका है। मिडिल ईस्ट जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएन का रोल अब लार्जली सिंबॉलिक रह गया है। सीज फायर अपील्स, कॉन्डमनेशन स्टेटमेंट्स और रेजोल्यूशंस, जिनका असर उतना ही होता है जितना व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज नो फॉरवर्ड्स लिखने का। यूएन स्ट्रक्चरली ही वीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना वीटो पावर रखते हैं, और जब इन वीटो पावर्स के पीछे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हो तो कोई भी रेजोल्यूशन पास होना नामुमकिन है। इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन कई बार पास हुए हैं, लेकिन यूएस ने अक्सर वीटो कर दिया। 2024 में जब गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन आया तो यूएस ने लैंग्वेज टू बायस्ड अगेंस्ट इजराइल बताकर ब्लॉक कर दिया। यूएन पीस कीपिंग के पास ना तो टीथ है, ना स्पाइन, ना मिलिट्री एनफोर्समेंट है, ना सैंक्शन इंप्लीमेंटेशन पावर। यूएन जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज हो या सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स, जब तक रियल पॉलिटिक्स डोमिनेट करता रहेगा, यूएन सिर्फ एक हाई लेवल डिबेट क्लब ही बना रहेगा। बन की मून और एंटोनियो गुटेरेस जैसे यूएन चीफ्स ने अक्सर ग्रेव कंसर्न्स जताए, लेकिन एक्शन कभी नहीं हुआ। कुछ ऑब्जर्वर्स तो ये भी कहते हैं कि यूएन इज ओनली एज इफेक्टिव एज द बिग 5 वांटेड टू बी, और जब इजराइल और यूएस मिलकर एजेंडा डिक्टेट कर रहे हो तो बाकी कंट्रीज की वॉइस सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। जब सबका ध्यान इजराइल, ईरान, अमेरिका ट्रायंगल पर है, चाइना क्वाइटली ईरान के साथ $multi-billion डील्स कर रहा है। $400 बिलियन, 25 ईयर कोऑपरेशन पैक्ट, ऑयल, रेलवेज, नेविगेशन सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि ईरान अब जीपीएस नहीं, चाइना के बीडू सिस्टम यूज करता है। ईरान की इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड करती है, और अगर वॉर रीजनल ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट करे तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर इफेक्ट पड़ता है। तो इनडायरेक्टली यूएस चाइना टेंशंस भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शैडो प्ले कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने एक स्मार्ट पोजीशन ली, ना इजराइल के खिलाफ डायरेक्टली कुछ कहा, ना ईरान का फेवर लिया। पीएम मोदी ने दोनों कंट्रीज से बात की और शांति की अपील की। ऑपरेशन सिंधु के थ्रू इंडिया ने अपने 2500 से ज्यादा सिटीजन्स ईरान से और 4000 स्टूडेंट्स इजराइल से सेफली इवैक्यूएट कर लिए।
ट्रेड इंपैक्ट भी रियल है। स्विस रूट डिसरप्शंस, हाई ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल। डिप्लोमेसी वाइज यूएन रेजोल्यूशन पे एब्सटेन करना और एससीओ में इजराइल की कंडेमनेशन अवॉइड करना, सब कुछ कैलकुलेटेड है। तो अब सवाल उठता है, इज दिस ओवर? नॉट इवन क्लोज। ईरान और इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट एक वॉर से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल क्लैश है। ये सिर्फ मिसाइल एक्सचेंज नहीं, ये हिस्ट्री, आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस की टसल है। सीजफायर अभी है, बट परमानेंट पीस दूर है। जब तक सीक्रेसी, डिसेप्शन और जियोपॉलिटिकल ईगो इंटैक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट विल म्यूटेट बट नॉट डाई। आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.